रिकॉर्डिंग भी करनी है। जी सर, मैं शुरू कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम इरम समरीन with roll number 1 from MSc 4 regular. The topic of my presentation is factors affecting fluorescence and अरे phosphorescence. आहिस्ता बोले, क्या हो गया है? स्लो चले। Assalamu alaikum class, I am Iram Samreen with roll number 1 from MSc 4 regulars. The topic of my presentation is factors affecting fluorescence and phosphorescence. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। वैसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। फ्लोरेसेंस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एटम्स और मॉलिक्यूल बाय फॉलोड बाय इमीडिएट इमिशन ऑफ लाइट। हमने दोनों कहा कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस फोटो इल्यूमिनेंस है, यानी कि जब भी कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जब वो डी एक्साइट होता है तो वो जो है फोटोन की फॉर्म में जो लाइट इमिट करता है वो या हमें फ्लोरेसेंस की सूरत में मिलती है या फॉस्फोरेसेंस की। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की थ्योरीज में हमने पढ़ा कि दोनों एक दूसरे से किस तरह जो है डिफर करते हैं। फ्लोरेसेंस जो है वो इमीडिएट प्रोसेस है, ये इट लास्ट फॉर एवरेज अगर इसका हम लाइफ टाइम देखें तो वो 10⁻⁻⁸ सेकेंड है। और फॉस्फोरेसेंस का एवरेज जो लाइफ टाइम है वो 10 सेकेंड्स है। वेरी कर सकता है, लेकिन ये मैंने एवरेज लाइफ टाइम बताया दोनों का। अब फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस दोनों फोटो इल्यूमिनेंस हैं। इसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, we must have understanding of concept of fluorescence quantum yield. फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड क्या होती है? फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड क्या होती है, अगर हम उससे समझ लेंगे तो हमें इसके जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं दोनों फिनोमिना को, उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड क्या है? ये फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट फ्लोरेस टू द टोटल नंबर ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। जब भी किसी भी सैंपल पे मॉलिक्यूल्स पे रेडिएशंस को फोकस किया जाता है, रेडिएशंस डाली जाती हैं, तो उसमें से कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्साइट हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, और उन नंबर्स में से कितने मॉलिक्यूल फ्लोरिस कर रहे हैं। जैसे अभी मानूर ने बताया कि जो तमाम एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके चांसेस हैं कि वो दो, यहाँ से देखें, मॉलिक्यूल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब की ऑफ Hv एनर्जी, वो एक्साइटेशन, उसकी एक्साइटेशन होगी, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब उसकी होनी है डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन के दो तरीके हो सकते हैं, दो रास्ते हैं मॉलिक्यूल्स के पास डी एक्साइट होने के, डी एक्टिवेट होने के। एक रेडिएटिव पाथ है उसके पास, अगर वो रेडिएटिव पाथ से डी एक्टिवेट होता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसे हम कहेंगे कि ये फ्लोरिस कर रहा है या फॉस्फोरस कर रहा है। और वो हमें किस सूरत में मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन। अच्छा, नॉन रेडिएटिव पाथ जो होगा उसमें जो है इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, लेकिन जो उसकी डी एक्टिवेशन होगी, इसी कॉन्सेप्ट को क्वांटम यील्ड से रिलेट करें। क्वांटम मॉलिक्यूल ज्यादा, इसको रिलेट करें, ये जो आप नीचे बता रही हैं। सर क्वांटम यील्ड ये होती है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं, आप इसको रिलेट करें कि इसमें एक्साइटेशन तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स की हो गई है। यस सर। लेकिन उन तमाम मॉलिक्यूल में कुछ तो नॉन रेडिएटिव डी एक्साइटेशन हुई है, तो वो तो इसमें नहीं आएंगे। जी सर, वो आप जो इसमें नहीं है। फ्लोरेस कर रहे हैं वो कम मॉलिक्यूल है, ये कॉन्सेप्ट वहां रिलेट करें। तो सर अगर हम टोटल क्वांटम यील्ड जो है, अगर क्वांटम उसमें जो है इसको अगर हम इससे रिलेट कर सकते हैं तो फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड भी आ रही है उसमें। जितनी ज्यादा फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड ज्यादा होती जाएगी, जो क्वांटम यील्ड में से इसकी प्रोपोर्शन ज्यादा होती जाएगी अगर वो रेडिएटिव पाथ को फॉलो कर रहे हैं। क्वांटम यील्ड तो टोटल दे रहे हैं ना, मॉलिक्यूल जो रेडिएटिव पाथ को भी फॉलो कर रहे हैं, नॉन रेडिएटिव पाथ को भी, दोनों से तो हमें क्वांटम यील्ड मिल रही है, क्योंकि वो एक्साइट हुए और डी एक्साइटेशन उनकी होके हमें वहां पे एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। सर यही कह रहे हैं आप? क्वांटिटेटिव एग्जांपल दें। सपोज 1000 मॉलिक्यूल जो हैं उन्होंने जी लाइट एब्जॉर्ब की, एक्साइट हो गई। यस सर, यानी कि 1000 में से सपोज 300 मॉलिक्यूल जो हैं वो जी नॉन रेडिएटिव के थ्रू वो डी एक्साइट हुए। 700 जो है वो अब टोटल मॉलिक्यूल फ्लोरेस 1000 हो गए, जिसमें से 300 जी जो इधर चले गए, 700 ने फ्लो, इस तरह।
जी जी, तो सर इसकी जो क्वांटम यील्ड अगर हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्साइट हुए हैं, उसमें से 300 नॉन रेडिएटिव पाथ से डीएक्टिवेटेड हुए हैं और जो 700 हैं वो उन्होंने रेडिएटिव पाथ को यूज किया, यानी कि फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस को। तो यहाँ पे इसकी क्वांटम यील्ड जो है वो 7/10 या 0.7 आएगी। अब ये जो क्वांटम फील्ड जो है, फ्लोरेसेंस क्वांटम एफिशिएंसी या यील्ड जो है, ये 1 होती है। अगर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा फ्लोरिस है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डेट फ्लोरिस, अगर 1000 में से 800 फ्लोरिस कर रहे हैं, 900, 1000 ही फ्लोरिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो जो सैंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली फ्लोरिसेंट हैं। क्वांटम फ्लोरिसेंस क्वांटम यील्ड से हम ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोरिस है या नहीं है। अच्छा, हमने दो तरह की बात की कि जो मॉलिक्यूल्स अगर एक्साइटेड स्टेट में गए हैं, वो दो उनके पास जो है रास्ते हैं डी एक्साइट होने के, एक तो रेडिएटिव पाथ है और दूसरा नॉन रेडिएटिव पाथ है। नॉन रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, यानी कि जब मॉलिक्यूल को एक्साइट किया जाता है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और अभी हमने बात की, और सर अभी जो बात हो रही थी कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस और मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस। एटॉमिक फ्लोरेसेंस ये है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा ये होगा कि जितनी हमने मॉलिक्यूल पे एनर्जी रेडिएट की है, जितनी मॉलिक्यूल पे हमने एनर्जी दी है, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा और सेम एनर्जी को वो इमिट कर देगा। क्योंकि जो एटम है उसके अंदर वाइब्रेशनल या रोटेशनल लेवल्स नहीं है, कि उसकी जो एनर्जी है वो वाइब्रेशनल लेवल्स या रोटेशनल लेवल्स को इन वाइब्रेशनल या रोटेशनल हम कहेंगे कि एक्साइटेशन में यूज हो जाए। तो एटम जितनी एनर्जी को यूज कर एब्सॉर्ब करता है उसी को इमिट कर देता है। लेकिन जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस होता है, जो उसमें इमिटेड एनर्जी होती है, इट इज ऑलवेज लेस देन द इंसिडेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है इंसिडेंट लाइट की ज्यादा होगी, और जो हमें फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस के बाद जो इमिटेड वेवलेंथ मिलेगी वो ग्रेटर होगी। वेवलेंथ ग्रेटर होने का मतलब ये है कि इमिटेड एनर्जी जो है रेडिएशंस की वो कम है एज कंपेयर टू इंसिडेंट रेडिएशन। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं नॉन रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस की। नॉन रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, अब वो एक्साइटेड डी एक्साइट होने की तरफ जा रहा है। अब उसके पास डीएक्टिवेशन के ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें वो फोटॉन्स की फॉर्म में कोई एनर्जी इमिट नहीं करेगा। तो सबसे पहले है इसमें vibrational relaxation. Vibrational relaxations जो है, a molecule may be promoted to several vibrational levels during the electronic excitation process. Molecule के अंदर जो electronic levels हैं, vibrational और rotational levels हैं, वो जो है merge हो रहे होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है एट ए टाइम, उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल एक्साइटेशंस भी पॉसिबल हैं। अगर मॉलिक्यूल कोलाइड करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये एक्साइटेड स्पीशी दूसरे विद एक्साइटेड स्पीशी, यानी कि मॉलिक्यूल्स की, यानी कि जो नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल एक्साइटेड मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, तो उनके अंदर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस होती हैं। यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ ये देखें, ये जो है जबलॉन्स्की डायग्राम में, ये एटम की ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगल स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड सिंगल स्टेट, और ये थर्ड एक्साइटेड सिंगल स्टेट। अब ये थर्ड एक्साइटेड सिंगल स्टेट में चला गया, इसको एनर्जी इतनी ज्यादा मिली। यहाँ पे देखें, इसके अंदर वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल में भी जा सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब पहले जो मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल लेवल्स में जो है हायर लेवल से लोअर लेवल्स में आएगा, उसमें जो उसकी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, और ये नॉन रेडिएटिव होगी। और इसको हम, इसकी क्या एविडेंस है कि जो सॉल्वेंट, जो हमारे पास सिस्टम होता है, मिक्सचर होता है, उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है। फ्लोरेसेंस, जब हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब सॉल्यूशन मिक्सचर का टेम्परेचर रेज होता है, तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स ने जो एनर्जी, नॉन रेडिएटिव एनर्जी जिसे हम कह रहे हैं, वो लूज की है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन की फॉर्म में। तो वो इसका एविडेंस है कि फोटॉन्स की फॉर्म में नहीं, बल्कि हीट की फॉर्म में उसने रिलीज किया। इसी तरह इंटरनल कन्वर्जेंस क्या है कि वो मल्टीपल एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। मल्टीपल एक्साइटेड स्टेट यानी उसके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल है,
यानी कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड। अब जब वो डी एक्साइट होगा, अच्छा यहाँ पे जो है फ्लोरेसेंस तभी होगी जहाँ लोअर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से जब वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आएगा, फ्लोरेसेंस सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। अगर मॉलिक्यूल S3 से S2 में आता है, S2 से S1 में आता है, यहाँ फ्लोरेसेंस नहीं होगी। तो ये जो है यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल जो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, फिर सेकंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। और उसका भी एविडेंस यही है कि जो सॉल्यूशन मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर रेज होता है और ये कुलियंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर जो है टेक प्लेस होता है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है कि जैसे अभी सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट की बात की गई, ये जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है। अगर मॉलिक्यूल की स्पिन चेंज नहीं होती और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उसे हम कहेंगे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अगर नेक्स्ट लेवल में चला जाता है, सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, S1 S2 S3। इसी तरह जो T1 T2 T3 ये इसके ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स हैं। इन T3 से T2 में आने से, T2 से T1 में आने से मॉलिक्यूल जो एनर्जी लूज कर रहा है वो भी क्या है, इंटरनल कन्वर्जेंस है और उसमें वो नॉन रेडिएशन रेडिएशन लेस जो है डीएक्टिवेशन प्रोसेसेस है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, यानी कि मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में था, जब वो एक्साइट हुआ यहाँ से S1 से T1 में जा सकता है, S2 से T2 में जा सकता है, S3 से T3 में जा सकता है, क्योंकि उसकी जो है स्पिन उसकी फ्लिप कर गया। स्पिन फ्लिप करने में क्या हुआ कि उसने थोड़ी सी एनर्जी उसकी स्पिन को फ्लिप करने में कंज्यूम हुई, यानी यहाँ पे आप देखें S3 लेवल और T3 लेवल, इन दोनों में फर्क है, ये हायर एनर्जी पे है, ये लोअर एनर्जी पे। इसी तरह S2 से अगर T2 पे चला जाता है तो यहाँ पे भी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा, अगर वो S1 से T1 में चला जाता है तब भी एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो है यहाँ पे जो एनर्जी की थोड़ी सी कन्वर्जन हो रही है, नॉन रेडिएशन डीएक्टिवेशन प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या है, मॉलिक्यूल जो एक्साइट हुए हैं उनकी कुलियंस होती हैं, इसे हम कुलिगनल जो है कह सकते हैं डीएक्टिवेशन, यानी मॉलिक्यूल्स की आपस में जो कुलियंस होती हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल्स में और इस तरह जो है वो एनर्जी ट्रांसफर की वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और हमें फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस का फिनोमिना देखने में नहीं मिलता। अब इनमें से कोई भी फैक्टर जो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन को इनहेंस करता है, कोई फैक्टर इंटरनल कन्वर्जन को या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग को या एक्सटर्नल कन्वर्जन को, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस के फिनोमिना को कम करेगा। अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पे बात की कि ये हम fluorescence quantum yield क्या है, number of molecules that fluoresce to the total number of excited molecules। अब हम number of molecules तो काउंट नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई तरीका नहीं है, तो उसके हम प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड किसी भी कंपाउंड के लिए किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू, हम रेट कांस्टेंट जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के वो जो है कैलकुलेट करते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर फ्लोरेसेंस kf rate constant for fluorescence, rate constant for ki, यहाँ पे ki मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये KEC एक्सटर्नल कन्वर्जन, KIC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, KPD प्री डिसोसिएशन कांस्टेंट, KD डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो फैक्टर है ये हमें बता रहा है डीएक्टिवेशन बाय फ्लोरेसेंस, यानी कि मॉलिक्यूल जो है ये KI और ये KICS होगा। जी सर, ये सर यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है, ये ISC होगा और ये IC। जी सर ऐसे ही है, KIS है ये KIS है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये एक्सटर्नल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन, ये और ये प्री डिसोसिएशन और डिसोसिएशन। अच्छा, प्री डिसोसिएशन या डिसोसिएशन को हमने भी डिस्कस नहीं किया। प्री डिसोसिएशन डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाना, डिसोसिएट हो जाना।
समटाइम ये होता है कि जब मॉलिक्यूल्स पे रेडिएशंस फॉल की जाती हैं तो वो मॉलिक्यूल इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं कि उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती हैं। अब वो दो, इस डिसोसिएट होने की भी दो स्टेजेस है। अगर वो डिसोसिएट हो जाता है बिफोर एक्साइटेशन तो उसे कहेंगे प्री डिसोसिएशन। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाके डिसोसिएट होगा तो वो केडी, उसका जो रेट कांस्टेंट है उसे हम केडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो फैक्टर है आपके सामने, ये फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड, इसमें के एफ जो है ये डीएक्टिवेशन बाय फ्लोरेसेंस है और ये टोटल डीएक्टिवेशन है। अगर कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर्स वाले रेट्स को इनहेंस करेगा तो इट मीन्स कि वो फ्लोरेसेंस को कम करेगा। अगर कोई भी फैक्टर इन किसी भी रेट कांस्टेंट को लो करता है तो इट मीन्स कि वो फ्लोरेसेंस को ज्यादा करेगा। अब ये जो फैक्टर्स फोर हैं जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं, ये दो तरह से हो सकते हैं। द इंट्रिंसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि मॉलिक्यूल का अपना स्ट्रक्चर, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो फ्लोरेस है, जो फ्लोरेसेंस शो कर सकता है, जिसे हम फ्लोरोफोर भी कह रहे हैं, उसका अपना स्ट्रक्चर। एंड द एनवायरनमेंट ऑफ फ्लोरोफोर, कि किस एनवायरनमेंट में वो मौजूद है, कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं और एनवायरनमेंट ऑफ फ्लोरोफोर भी देख लेते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या क्या है? एब्जॉर्बिंग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में एब्जॉर्प्शन हो भी सकती है। अगर उसमें एब्जॉर्प्शन हो सकती है तो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस को शो करेगा। अगर वो वही डिसोसिएशन और प्री डिसोसिएशन की बात आ गई कि अगर वो मॉलिक्यूल इतना स्टेबल ही नहीं है कि वो रेस को एब्जॉर्ब कर सके, उसकी डिसोसिएशन हो जाती है बिफोर एक्साइटेशन या आफ्टर एक्साइटेशन, तो वो जो है फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस को शो नहीं कर सकेगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सब्स्टिट्यूएंट की नेचर कैसे अफेक्ट कर सकती है, उसे रिजिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे अफेक्ट कर सकती है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट विस्कोसिटी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर, ये उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फैक्टर्स हैं। यानी कि उसके मॉलिक्यूल अपना जो स्ट्रक्चर है वो किसका अफेक्ट कर रहा है, और ये उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो पहले हम इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। एब्जॉर्बिंग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे पहले आ गया एब्जॉर्बिंग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस जो है तमाम मॉलिक्यूल शो नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस होती है। जिन मॉलिक्यूल्स, और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस को शो करते हैं? वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर इरम, एब्जॉर्ब। आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रही हैं, बहुत अच्छी। मैं जी जी सुन रहा हूँ, वेरी गुड। जी जी, कीप ऑन डूइंग दिस। थैंक यू सर। तो यहाँ पे सर कहाँ चला जाता है? यूवी विजिबल रेंज, वो मॉलिक्यूल जो है फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस शो कर सकते हैं जिनके अंदर एब्जॉर्प्शन यूवी विजिबल रेंज में हो रही है। यूवी का जो रीजन है वो 100 नैनोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यूवी में भी मजीद इसमें रेंज आ गया कि यूवी वाली रेडिएशन भी शॉर्टर देन 250 नैनोमीटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा वेवलेंथ कम हो रही है उतनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा होती जाएगी रेडिएशन की। तो अब 250 नैनोमीटर यूवी रेडिएशन एंड अप टू 450 विजिबल रेडिएशन जो है फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस शो कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे 250 नैनोमीटर का ये जो फैक्टर है ये क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी भी रीजन देख लेते हैं। क्योंकि 250 नैनोमीटर इज हैज सफिशिएंट एनर्जी। 250 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। वो जो है मॉलिक्यूल अगर एक्साइटेड स्टेट में था वो उसकी डिसोसिएशन या प्री डिसोसिएशन कर सकती हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के एक्साइटेशन से पहले ही उसको डिसोसिएट कर सकती हैं, या अगर वो एक्साइटेड स्टेट में चला भी गया तो वो जो रेडिएशन है वो इतनी ज्यादा एनर्जेटिक है कि वो एक्साइटेड स्टेट में जो है उसकी डिसोसिएशन हो जाएगी। अगर एक्साइटेड स्टेट से पहले हो जाती है तो प्री डिसोसिएशन, और अगर आफ्टर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद होती है तो उसे हम कहेंगे डिसोसिएशन हो गया। अब मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर ही जब वो डिसोसिएट हो गया, उसका स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉयड, मतलब कि नई स्पीशीज बन गई है, लेकिन जो जिस स्पीशीज ने हमें फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरेसेंस देनी थी वो अब वहां पे नहीं रही। तो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस के लिए सबसे पहले तो एब्जॉर्बिंग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको हम डिस्कस करें। अच्छा,
250 नैनोमीटर जो है ये तकरीबन 140 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी हमें देती है, और ये सफिशिएंट होती है किसी भी बॉन्ड को रप्चर करने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, इसके और ये 250 नैनो, एक और यहाँ पे फैक्टर है, या ये जो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस हो रही होती है, हमारे पास ट्रांजिशंस हैं, मॉलिक्यूल ने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है। अब वो सिग्मा ऑर्बिटल्स में भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं, या एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। सिग्मा आपको पता है सिग्मा ऑर्बिटल क्या होता है, पाई ऑर्बिटल क्या होता है। एन जो है यहाँ पे लोन पेयर को शो कर रहा है कि लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये जो 250 नैनोमीटर से कम वाली रेडिएशंस है, ये जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस करवाती हैं। अगर ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस करवाती भी हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं कि ये तो मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर देती हैं। तो इसलिए तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से जो फ्लोरेसेंस होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार से फ्लोरेसेंस हो सकती है, लेकिन उसकी एनर्जी वो इतनी ज्यादा चाहिए होती है कि मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो सकता है, मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, बर्दाश्त करने की उसके पास सलाहियत नहीं है। तो इसलिए जो है हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से होने वाली फ्लोरेसेंस हमें नहीं मिलती। हमें जो फ्लोरेसेंस मिलती है वो किससे होती है, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, और उसकी जब डी एक्साइटेशन होती है पाई स्टार से पाई में और पाई स्टार से एन में, तो वो हमें फ्लोरेसेंस इमिशन की हाँ जरूरत इरम, है। ये बात बच्चों को बताएं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने यहाँ पाई स्टार टू पाई लिखा है, आप ये कहें कि ये पहले मॉलिक्यूल जो है पाई टू पाई स्टार पाई ट्रांजिशन स्टार की, में, और जब जी एब्जॉर्प्शन के बाद उसने यहाँ पे इमिशन की वो जी जी पाई स्टार टू पाई। जी सर, मैं बताती हूँ, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, ये जो मैं बोल रही हूँ ये एक्साइटेशन के लिए बोल रही हूँ, इसमें देखिए आप यहाँ एब्जॉर्प्शन। ना लेवल ड्रा करें, अगर आपके पास वो ड्रा करें पेन से, यहाँ ड्रा करें और फिर वो समझाएं तो ज्यादा अच्छे से आएगी। सर अभी लेवल ड्रॉ करूँ तो मुझे इतना ये आइडिया नहीं कोशिश करें, यहाँ ड्रा कर सकती है तो 5 लाइनें लगानी है बस। है। ओके सर। इधर ही ड्रा कर लेना, अलग से ना बनाए आप, यहाँ ड्रा कर लें। आपके पास वो ड्रा नहीं कर सकती हैं, आपके पास सर है कुछ एक्चुअली नहीं? ये वो नहीं है, टच नहीं है मेरा सिस्टम, इसलिए मुश्किल हो चले गई। आप जारी रखें जैसे कर रही हैं, ठीक है। चलो थैंक यू। सर वो आईडी है हमें, मतलब पाई मैं पाई आपको स्टार एक से। दफा वैसे रिपीट कर देती हूँ, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, जिसमें स्टार वाले ऑर्बिटल्स बाद में आ रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। अभी सिर्फ मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की है। फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस तो हमें तब मिलेगी जब उनकी बैक ट्रांजिशन हो रही है, यानी कि डी एक्साइटेशन हो रही है, सिग्मा स्टार टू सिग्मा, पाई स्टार टू पाई और पाई स्टार टू एन। ये पाई स्टार हमें जो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस मिलती है, वो मैं ये बता रही हूँ कि वो किससे मिलती है, हमें बैक ट्रांजिशन से पाई स्टार टू पाई और पाई स्टार टू एन ट्रांजिशन से मिलती है। इरम, यहाँ पे सिग्मा टू एन ट्रांजिशन नहीं हो सकती क्या? सिग्मा टू एन अभी, सिग्मा टू एन कैसे, अभी मैंने आपको बताया सिग्मा स्टार टू एन ट्रांजिशन, ये बात कर रही हैं आप? नहीं, जिस तरह आपने बताया था कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, पाई से एन में भी एकदम होगा आप क्या? लाइंस ड्रा करें और फिर बताएं बच्चों को, तब समझ आएगी। लाइंस ड्रा करें। ओके सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। वो तो मेरे कोई शेयर में कार्ड ही कोई नहीं बनवाया ये ना। देखें, ये सिग्मा है, ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहें, और ये हम कह रहे हैं यहाँ पे अच्छा, नहीं है ना, ठीक है चलो। ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। अगर हम इसके पैरेलल बनाते हैं पाई और पाई स्टार, अच्छा ये यहाँ पे पाई ऑर्बिटल है, हम सिर्फ इनके एनर्जी डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, और तो इसका समझ आ जाएगी ना। मैं,
ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पाई स्टार ऑर्बिटल है। बीच में राइटिंग आ रही है, वरना मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाती। आप पांचों इकट्ठे बनाए, पांचों इकट्ठे बनाए आप, एक ही पैरेलल बनाए, तो पैरेलल बनाते ऊपर नीचे करके। वही लानी यार, जी सर ये सर अगर वैसे ज्यादा समझ आएगी 5 सिग्मा बना स्टार है, चलो इनका कलर डिफरेंट कर देना। वो तो नस गया, आसिफ चला गया। ये पाई, ये सिग्मा ऑर्बिटल है और ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। अगर आप समझना चाहें, यहाँ से अगर हम यानी कि फोटोन आके यहाँ पे इंसिडेंट होता है और वो ट्रांजिशन एन करवाता भी है, बनाए, एन भी और बीच में। एन, ओके सर, ये जो है एन है। आपने कलर भी येलो कर दिया, कलर कोई और दे, सर मैं सारों कर के एक ही कलर कर दिया। सर कर दूंगी सर, तो बिजी ये ब्लू हो गया। अब देखें, फोटोन आके इंसिडेंट हो रहा है और ये सिग्मा ऑर्बिटल है। सिग्मा ऑर्बिटल से देखें, सिग्मा और सिग्मा स्टार का गैप ज्यादा है, ट्रांजिशन गैप ज्यादा है। तो ट्रांजिशन गैप ज्यादा होने का मतलब है कि इसको ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन चाहिए। अगर ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन आती हैं तो वो क्या करेंगी, वो जो है, हमने बात की कि मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन कर सकती हैं, बिफोर एक्साइटेशन भी कर सकती हैं और आफ्टर एक्साइटेशन भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से होने वाली फॉस्फोरेसेंस, यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया और वो डी एक्साइट होकर वापस सिग्मा में आएगा तो फ्लोरेसेंस तो शो कर सकता है। यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और बैक सिग्मा स्टार टू सिग्मा जो है हमें फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस दे सकती है, लेकिन उसकी जो है रेडिएशन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो हमें नेचर में ऑब्जर्व नहीं होती। ये बात समझ आ गई है सबको? हेलो, जी जी आ गई है, नेक्स्ट अब कंटिन्यू आगे, करें। अब देखें आप पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल जो है इनके दरमियान एनर्जी गैप कम है। अगर फोटोन, अगर हम कह रहे हैं कि हमने 250 नैनोमीटर से ग्रेटर वेवलेंथ का लेना है, तो वो फोटोन जो है पाई से पाई स्टार से मॉलिक्यूल को एक्साइट करेगा और पाई स्टार से जो मॉलिक्यूल वापस पाई में आएगा तो हमें फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस का फिनोमिना जो है हमें एक आप कह लें कि मीडियम रेंज में जो है, वेवलेंथ की मीडियम रेंज में जो हमें ऑब्जर्व होगा। और ये पाई टू एन ट्रांजिशन, सॉरी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये एन ऑर्बिटल है और ये पाई स्टार, एन से भी पाई स्टार में पॉसिबल है और फिर पाई स्टार से बैक एन में। तो अब हमें फ्लोरेसेंस तीनों तरह से भी, अब हम पहले एब्जॉर्प्शन को कहते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एब्जॉर्प्शन हो सकती है, पाई टू पाई स्टार एब्जॉर्प्शन हो सकती है, एन टू पाई स्टार एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ठीक है, पहले वाले मैम यहाँ मेरा क्वेश्चन था कि जी। एन से सिग्मा स्टार में नहीं हो सकती ट्रांजिशन? एन से सिग्मा स्टार में नहीं, एन से सिग्मा स्टार मैंने जितना पढ़ा उसमें मुझे तो नहीं मिला एन टू सिग्मा स्टार। सर ये पॉइंट आप क्लियर कर दे प्लीज। स्टार एब्जॉर्प्शन होती है, सपोज मिथाइल अल्कोहल है, उसमें लोन पेयर भी है और सारे सिग्मा बॉन्ड है, उसमें ये ट्रांजिशन होती तो है। ये आप पढ़ के दोबारा बताएंगे, ठीक है? ये सर इसको मैं फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस के रिकॉर्डिंग में इसको देखूंगी। तो यहाँ पे जो है हमें फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस तब मिलेगी जब पाई स्टार टू पाई और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन से। समझ आ गई है सबको? पाई टू पाई जी स्टार बस और एन एक टू पाई पॉइंट स्टार बाद में क्लियर कर ट्रांजिशन। दीजिएगा आप। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब हम लोग देखिए सारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे इसके बाद।
ठीक है सर। सर अभी मैं पॉज कर दूं। आप शुरू करें, रखिए शुरू। कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अभी हमने बात की कि पाई टू पाई स्टार सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से हमें फ्लोरेसेंस